चलो चलो आ जाओ, जहां तक अपन ने कहानी की थी बेटा उसके आगे स्टार्ट करते हैं। याद करो, हमने अपनी पूरी इम्यूनिटी की डिसऑर्डर हो चुकी थी लास्ट क्लास में। अपन ने एलर्जी कंप्लीट किया था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। उसके पहले याद करो, जब स्टार्ट हुई थी अपनी क्लास तो मैंने बताया था जो डिजीज होती है बेटा वो दो टाइप की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। राइट, आ जाओ, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेटा इन्फेक्शियस डिजीज। और याद करो मैंने क्या बताया था, इन्फेक्शियस डिजीज में मोड ऑफ ट्रांसमिशन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा। तो इन्फेक्शियस डिजीज में जो पहली हमारी डिसऑर्डर आएगी बेटा वो है बैक्टीरियल डिसऑर्डर या बैक्टीरियल डिजीज। चलो, बैक्टीरियल डिजीज में जो अपनी पहली डिजीज आती है बेटा वो है अपनी टाइफॉइड, है ना। अब देखो, इसमें जितना भी अपनी डिजीज लिखी गई है इन्फेक्शियस डिसऑर्डर हमारे एनसीईआरटी में, जितनी लाइन लिखी गई है एज इट इज उसी से क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाता। तो आज स्टार्ट करते कहानी। सबसे पहले बात करेंगे इसके पैथोजन की। चलो, टाइफॉइड के पैथोजन का नाम बता दो बेटा। कौन होता है अपना, साल्मोनेला टाइफी होता है। पैथोजन का नाम बोलो बेटा, साल्मोनेला टाइफी। क्या है बेटा, बैक्टीरिया या वायरस, बैक्टीरिया। ये जो साल्मोनेला टाइफी है, एक चीज क्लियर हो गया कि सर हमारी बॉडी में टाइफॉइड काज करेगा, लेकिन ये कभी भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डायरेक्ट नहीं आते बेटा, इनको लाना पड़ता है। तो अपने को लाने के लिए अपनी बॉडी तक कोई ना कोई एक एजेंट चाहिए, तो जो अपनी बॉडी में लाएगा बेटा उसी का नाम होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि मोटी, है ना। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करो, एक चीज बताओ, हमारी बॉडी में कैसे आते हैं बेटा बैक्टीरिया, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। अब जब भी आप बेटा गंदा खाना खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के हेल्प से अपनी बॉडी में क्या इंटर करते हैं बेटा, इंटर करते हैं साल्मोनेला टाइफी। और ये हमारी बॉडी में इंटर कर गए तो क्या क्या आपको खूबियां देखने को मिलेंगी, इसी को नाम देते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स। क्वेश्चन डायरेक्ट यही सब बनेंगे बेटा, जितनी लाइन यहां लिखी जा रही है बस यही क्वेश्चन होंगे। या तो आपसे पूछ लेगा टाइफॉइड का पैथोजन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, साइन एंड सिम्टम्स, या फिर प्रोफाइलैक्सिस क्या होगी या ट्रीटमेंट क्या होगा, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, अगर किसी को टाइफॉइड हो गया तो अपने को क्या नजर आएगा, सबसे पहले कंटिन्यू उसके अंदर क्या बना रहेगा बेटा, हाई फीवर बना रहेगा। राइट, और ये जो हाई फीवर होगा बेटा, ये हाई फीवर कितना तक होगा, 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इतना हाई फीवर हर समय इसकी बॉडी में बना रहेगा। साथ ही साथ इसकी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा बेटा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन देखने के साथ साथ स्टमक पेन देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा बेटा, हेडेक रहेगा हर समय इसको। और हेडेक होने के साथ साथ इसको क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको अपन नाम देते हैं एनाइरोक्सिया। राइट, और अगर सीवियर केसेस हुई तो सीवियर केसेस में क्या होगा बेटा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगा। इंटेस्टाइनल परफोरेशन। आज आप इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो, जब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अपनी बॉडी में इंटर करता है तो इंटर करने के बाद इसकी मुलाकात होती है हमारे म्यूकोसल एपिथेलियम से। याद करो, इंटरनल लेयर क्या थी, म्यूकोसा थी, और म्यूकोसा के ऊपर जो हमारी एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है, इसी एपिथेलियल लेयर को अपनी साल्मोनेला टाइफी डैमेज करना शुरू कर देती है। अब एक चीज बताओ, अगर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा अपनी डैमेज होगी तो म्यूकोसा डैमेज होने के वजह से क्या होगा बेटा, जब म्यूकोसा डैमेज होने लगेगी तो आपको एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन देखने को मिलेगा। और जब एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन होगा, जिसके वजह से क्या होगी बेटा, हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो होने लगेगी। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हुई तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा 100%। अब एक चीज बताओ, आपका
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्लो हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, जिसके वजह से बेटा आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। और जब आपको भूख लगेगी नहीं तो आप खाना भी नहीं खा सकते हो, और खाना नहीं खाओगे जिसके वजह से बेटा आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। क्लियर है? जिसकी वजह से वीकनेस देखने को मिलेगी। और क्या होगा बेटा, जब एक चीज बताओ, प्रॉपर फूड अपनी बॉडी में जाएगा नहीं, वीकनेस के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। अगर आपने टाइम पे ट्रीटमेंट किया तब तो ठीक है, नहीं तो ये हमारी इतनी ज्यादा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज होती जाएगी कि इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और अगर पोर्स जरूरत से ज्यादा हो गए तो ये सीवियर केस में बेटा इंसान की कहानी भी फाइनल हो जाएगी। क्लियर? अगर आपने टाइम पे ट्रीटमेंट कर लिया ठीक है, नहीं तो बेटा सीवियर केस हुई, अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुआ तो आपकी कहानी का हिसाब किताब फाइनल हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये सिम्टम्स दिख गए, ठीक है सर हम मान लेते हैं फीवर दिखा, ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि अपने को टाइफॉइड ही हुआ है? तो इसके लिए बेटा अपन क्या कराएंगे, अपन चलेंगे डॉक्टर के पास और उससे करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस करवाएंगे। चल भाई, जब डायग्नोसिस करवाओगे तो एक चीज बताओ, डायग्नोसिस क्या होती है अपनी टाइफॉइड की? विडाल टेस्ट। पूछा गया क्वेश्चन है, हमें लगता है 3 से 4 बार तो ये पूछा जा चुका है, विडाल टेस्ट कि टाइफॉइड जो होती है बेटा इस पे क्या टेस्ट करते हैं अपन, विडाल टेस्ट करते हैं। और अगर गलती से हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अपन ने मान लिया टाइफॉइड है, तो टाइफॉइड हो गया तो अपन क्या करेंगे बेटा, ट्रीटमेंट करवाएंगे। और ट्रीटमेंट के लिए बीमारी कौन सी है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज, क्या घुसा दो बॉडी में, एंटीबायोटिक्स घुसाओ, अपने आप ठीक रहेंगे। क्लियर? लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये भी तो खुरापात है, सर कुछ ऐसा इलाज बता दीजिए जिससे टाइफॉइड हो ही ना, तो ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। याद करो, बीमारी से बचने के लिए जितने भी उपाय करते हैं उसको क्या नाम दिया था, प्रोफाइलैक्सिस। तो एक चीज बताओ, इसकी प्रोफाइलैक्सिस भी तो आप करवा सकते हो। अब प्रोफाइलैक्सिस करवानी है तो कुछ नहीं बेटा, अपनी टाइफॉइड की वैक्सीन आती है जिसको अपन नाम देते हैं टैब वैक्सीन नाम देते हैं। और ये जो टैब वैक्सीन होती है ये एक टाइप की क्या होती है बेटा, किल्ड वैक्सीन होती है। याद आ रहा है किल्ड वैक्सीन? मैंने बताया था बेटा, अगर पैथोजन को इनएक्टिवेट करके बॉडी में ले जाए वो क्या होगी, अपनी किल्ड वैक्सीन होगी। क्लियर? ये टैब वैक्सीन क्या होती है, एक्चुअली जो अपनी टाइफॉइड होती है बेटा, हमारी टाइफॉइड 2 टाइप की होती है, एक होती है टाइफॉइड ए और एक होती है टाइफॉइड बी। तो यहां पे उसी को नाम दिया था बेटा टाइफॉइड ए एंड टाइफॉइड बी के नाम से दिया गया TAB वैक्सीन। अगर ये वैक्सीनेशन आपने करा लिया है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बनी हुई है, जैसे ही अपनी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी आएगा इसका हिसाब किताब फाइनल कर देंगे अपन। क्लियर है? ये अपनी पहली बीमारी खत्म होती है बेटा बैक्टीरियल डिजीज में, जिसको अपन नाम देते हैं टाइफॉइड। आ जाओ, टाइफॉइड के बाद नेक्स्ट जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज आती है वो है अपना न्यूमोनिया। कौन है बे? चल भाई, न्यूमोनिया की अगर बात करें, चलो न्यूमोनिया का पैथोजन बता दो आप। अबे बोलो रे, न्यूमोनिया का पैथोजन क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये तो पढ़ के आए होगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होगे, कि ये भी नहीं पढ़े होगे। एक कोकस से बैक्टीरिया पढ़े होगे, एक स्फेरिकल से पढ़े होगे, रॉड से पढ़े होगे, स्पाइरल से पढ़े होगे, कॉमा से पढ़े होगे, ये सब तो पढ़े होगे ना, वहां तो आए होंगे ये सब नाम। तो यहाँ पे जो पैथोजन होता है न्यूमोनिया का कौन होता है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये तो एक बैक्टीरिया का नाम हुआ, दूसरी बैक्टीरिया एक और होती है जिसको नाम देते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये लो, ये दो बैक्टीरिया है बेटा जो अपनी बॉडी में क्या करवाएंगे, न्यूमोनिया करवाएंगे। क्लियर? अब पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आ रहे हैं तो इस पैथोजन को अपनी बॉडी तक लाने के लिए कोई तो चाहिए, तो कौन ले आएगा बेटा, ये लो मोटी लेके आएगी अपनी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मत पढ़ लेना गलती से, है ना, क्योंकि ऐसा गलती कर बैठे बच्चे। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। चल भाई, कैसे आएगा हमारी बॉडी में, एयर ड्रॉपलेट से आएगा, राइट। और एयर ड्रॉपलेट को ही अपन क्या नाम देते हैं बेटा, एरोसॉल भी तो नाम देते हैं। अब एरोसॉल कैसे आएगा बेटा हमारी बॉडी में एयर ड्रॉपलेट से, देखो
पहली चीज, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है ना, इन्फेक्टेड पर्सन का आप गलती से कोई भी यूटेंसिल्स यूज कर लीजिए, उसका ग्लास यूज कर लीजिए या फिर उसका पेन यूज कर लीजिए, कुछ भी आपने इन्फेक्टेड पर्सन का यूटेंसिल्स यूज किया तो उसके पूरे के पूरे एयर ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी तक आएंगे। कैसे? आप पता चला बैठे हो, छींक रहे हो, खांस रहे हो, है ना, अक्सर करके बोला जाता है कि जितने जितने लोगों को न्यूमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, इनको मास्क का यूज करना चाहिए। अगर गलती से गरीब हो, चलो मास्क नहीं है तुम्हारे पास, तो छींकते और खांसते समय टॉवेल का यूज करें, हैंकी का यूज करें, है ना। लेकिन फिर भी क्या करते शुरू हो जाते हैं कहीं भी, या फिर छींकना शुरू कर देते हैं कहीं भी, छींक, तेरे पास तक पहुंच गया तो टेंशन न ले। अगर गलती से आपने छींक दिया, खांस दिया बिना हाथ लगाए, तो वो एयर के ड्रॉपलेट्स, आप कभी छींकना और हाथ लगा के छींकना या खांसना तो हाथ लगा के देखना, एयर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। देखियो सर, हम तो ऐसे फिर कर लेते हैं उसके बाद, इसलिए पता नहीं चलता है। हैं? क्या हुआ? टेंशन में क्यों है तू इतनी? कौन से बैच से? इसी बैच की है? पता नहीं इन लोगों को है। ये 33 MB सिम मर्ज हो गया। अच्छा, तो इतने टेंशन में क्यों हो तुम? खाना नहीं मिला, गरीब घर से हो, चिल मारो, इसको देखो, खुश रहा करो, है ना। एक्चुअली वो मुझे लग रहा पहली बार आई हूं इस क्लास में, इससे पहले भी आई थी। अच्छा, इसी चैप्टर के लिए स्पेशल आई हो ठीक है, तो चिल रहा करो। कितना टेंशन टेंशन ऐसे करके बैठी हुई गरीब आदमियों की तरह, है ना। असली गरीब देखो पीछे हंस रहे हैं, वो देखो बैठी हुई है ना, जो बेचारी नाली में बैठ के खाना खा लेती है डेली, वो भी खुश रहती है। खुश रहा करो। देखो, आपने छींका, खांसा, कुछ भी किया तो एयर के ड्रॉपलेट्स बेटा पूरे के पूरे आपके ड्रॉपलेट्स एयर में आ जाते हैं। अब उस एयर के कांटेक्ट में जितने मुर्गे आएंगे या मुर्गियां आएंगी, सारे के सारे बीमार होते जाएंगे। या तो फिर कोई हरामी टाइप का छींका, खांसा, उसके बाद क्या किया, उसी पेन से लिखना शुरू कर दिया, उसी हाथ से, तो एक चीज बताओ, वो ड्रॉपलेट्स आपके पेन पे लगेंगे। तुमने क्या किया, पेन चुरा लिया, फिर उसी पेन से तुम भी लिखने लगे। अब एक चीज बताओ, तुम क्या लग रहा है, लिखते लिखते एक बार मुंह नाक नहीं साफ करते? गारंटीड साफ करते हैं। वो एयर के ड्रॉपलेट्स आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कांटेक्ट में आएंगे। या हो सकता है छींकने के बाद उसने हैंडल पकड़ा दरवाजे का और खींच लिया, तुम भी पकड़े, तुम भी खींच लिए, तुम्हारे अंदर फिर आएगा। या तो फिर कीबोर्ड किटकिटा रहे हैं, है ना, कुटर कुटर कर रहे हैं कीबोर्ड लेके, माउस चला रहे हैं, उस पे भी छींक खांस दिए, तब भी दिक्कत है। ऐसा मैं नहीं कहता, ये सारे ज्ञान हमारी एनसीईआरटी देती है इतना, कि कीबोर्ड चला लिए, ग्लास यूज कर लिए, यूटेंसिल्स यूज कर लिए, दरवाजे का हैंडल पकड़ लिए, हर जगह पे क्या आ जाएंगे बेटा, हमारे एयर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। और उसके कांटेक्ट में जितने लोग भी आएंगे, सारे के सारे इन्फेक्टेड होते चले जाएंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो आपने प्रोवाइड किया ना, क्लियर। तो एनसीईआरटी लिखती है, यूज ऑफ ग्लासेस या यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, तो सीधा सीधा एयर के ड्रॉपलेट्स या एरोसोल अपनी बॉडी में आएंगे, क्लियर। और अपनी बॉडी में आ गए तो हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आएंगे बेटा। ये साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे कि आपको न्यूमोनिया है कि नहीं है। चल भाई, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले क्या होगा बेटा, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। एक चीज याद रखना, आगे चल के एक हम पढ़ेंगे अभी, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में एक ही डिफरेंस है बेटा, यहां लंग्स इन्फेक्टेड होता है, कॉमन कोल्ड में अपना लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि एल्वियोलाई के अंदर क्या भर जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा, एल्वियोलाई गेट फ्लूइड। ये क्या है, फिल्ड विथ फ्लूइड। अब एक चीज बताओ, जब हमारे एल्वियोलाई में फ्लूइड आ जाएगा, जिसके वजह से आपको ब्रीदिंग आसानी से आप कर पाओगे नहीं, जिसके वजह से सीवियर प्रॉब्लम होगी किसमें बेटा, रिस्पायरेशन में। अब एक चीज बताओ, रिस्पायरेशन के लिए सरफेस एरिया अपन कितना प्रोवाइड करते हैं, 70 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया एल्वियोलाई प्रोवाइड करती है। उस एल्वियोलाई में फ्लूइड भरता जा रहा है। अब जैसे जैसे एल्वियोलाई में फ्लूइड भरता चला जाएगा, वहां पे सरफेस एरिया कम होती जाएगी, और सरफेस एरिया कम होगी तो अपने को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो हमारी लंग्स इन्फेक्टेड हुई, साथ ही साथ एल्वियोलाई में क्या भर गया, फ्लूइड भर गया। और क्या देखने को मिलेगा बेटा, हाई फीवर भी रहेगा। हाई फीवर के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे चिल देखने को मिलेगा। ये लो, सर्दी भी लगेगी,
राइट। और क्या देखने को मिलेगा, इंसान थकेला महसूस करेगा हर समय, टायर्डनेस रहेगा, सर्दी खांसी जुकाम, ये तो कॉमन सिम्टम्स रहेंगे सबके लिए। क्लियर। अगर गलती से ये सब सिम्टम्स दिख गए तो क्या करना चाहिए सर, कोई तो उपाय बताओ, जो अगर ये आ ही गए हैं तो क्या करें। कुछ नहीं बेटा, प्रोफाइलैक्सिस पहले तो यूज कर लो। ये बीमारी हो उससे पहले अपन क्या करवा लें, अपनी बॉडी में घुसोड़ो, क्या, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन कौन सा लोगे यहां पे, अबे न्यूमोनिया की वैक्सीन, याद आ रहा है। और न्यूमोनिया की वैक्सीन कौन सी वैक्सीन होती है अपनी, किल्ड वैक्सीन होती है। कुछ याद आया। अब एक किल्ड वैक्सीन कौन कौन थी हमारी, एक साक पोलियो वायरस थी, एक रेबीज थी, एक हमारा न्यूमोनिया था, और एक, अभी बताओ सर, कॉलेरा भी तो था। है, सब लोग हाँ हाँ करते रहे, जब हम उसी पे रुक गए। याद नहीं सर, बड़े कॉन्फिडेंस में तू तो हाँ कर रहा था बे, क्या चिंगोली, तो भी तो बड़ा कॉन्फिडेंस में हाँ कर रहा था। मैं जब न्यूमोनिया पर रुक गया तो उसके आगे कर रहा था, याद नहीं है अब। चल भाई, न्यूमोनिया, कॉलरा, रेबीज, साक पोलियो, ये अपनी किल्ड वैक्सीन होती हैं। ओरल पोलियो हो, बीसीजी हो, स्मॉल पॉक्स हो, लाइव वैक्सीन होती हैं। डिप्थेरिया, टिटनेस, टॉक्सॉइड वैक्सीन होती हैं। हेपेटाइटिस बी, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। इतनी तो वैक्सीन ही पड़े थे खाली, तभी इतने 6-8 नाम नहीं याद कर पा रहे हो रे वैक्सीन का। है, देखो अभी से याद रखो, ये लाइफ में 2 बार काम आएंगे वैक्सीन। पहला तो जब एग्जाम में बैठोगे तब, कल जब पप्पा बनोगे तब भी ये वैक्सीन काम आएंगी। और क्या, पता भी होना चाहिए बच्चे को कब वैक्सीन लगवानी है। ये कह रहा है पहले मम्मी का व्यवस्था तो कराओ तब पापा बनेंगे, बदतमीज कहीं का, सुधर जा बे। है, चलो नेक्स्ट। अगर चलो हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, अपने को न्यूमोनिया हो गया, तो क्या करवाओगे बेटा, कौन सी बीमारी है ये, बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज में हर समय क्या लोगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे। बस एंटीबायोटिक 2-3 दिन तक लो, प्रॉपर अपने आप ठीक हो जाओगे। लेकिन याद रखना बेटा, ये जो आपको बीमारी हुई है, इसमें एक खासियत देखने को मिलेगी, अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं लिया तो क्या होगा बेटा, टाइम के साथ साथ अगर सीवियर केसेस आई तो सीवियर केसेस में आप देखोगे जिस भी पर्सन को न्यूमोनिया होगा उसके नेल्स और लिप्स धीरे धीरे क्या होंगे बेटा, ग्रे कलर में होंगे, और ग्रे कलर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर ग्रे और ब्लू तक की कहानी पहुंच, हमारी आपकी मुलाकात अब परमात्मा के साथ होगी। हाँ, यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी बेटा। क्यों, क्योंकि अगर कंटिन्यू ऐसे सीवियर प्रॉब्लम ब्रीदिंग में होती रही तो पूरी की पूरी बॉडी को हर जगह ब्लड के सेल नहीं मिल पाएंगे, और ब्लड जब नहीं मिलेगा जिसके वजह से हमारे नेल्स और लिप्स सबसे पहले ग्रे कलर में होंगे, फिर ब्लू कलर में होंगे। हाँ, किसी को लगे सर अभी तक हमने रेड देखा है, हमें ग्रे और ब्लू देखना है अब, तो बस जब न्यूमोनिया हो ट्रीटमेंट मत करवाना, बस अपने आप तुमको ये सब अपने अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। सेल्फी लेने काम भी तो आएगा, ग्रे कलर, ब्लू कलर, ये सब कब देखोगे वेरिएशन, दूसरों को देखने में मजा आएगा, ये डॉक्टर बनेंगे देखो, हैं दूसरों को देखने में मजा आएगा। तेरे जैसे डॉक्टर है तो कोई बच नहीं पाएगा रे। हैं, न्यूमोनिया के बाद नेक्स्ट अपनी जो बीमारी आती है बैक्टीरियल में, वो है बेटा डिसेंट्री। चल भाई, डिसेंट्री का पैथोजन क्या होता है, कोई बताएगा। एक डिसेंट्री तो आप पढ़ के आए होगे, अमीबियासिस, जब पढ़ा होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, याद आ रहे, देखो वो होती है अमीबिक डिसेंट्री। और ये जो डिसेंट्री होती है बेटा, ये बैक्टीरियल डिसेंट्री होती है। एनसीईआरटी में अपने मेंशन नहीं है ये, लेकिन इससे क्वेश्चन 2015 तक आए हुए हैं। डिसेंट्री अपनी अमीबिक डिसेंट्री है, बैक्टीरियल डिसेंट्री अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके पहले पूछे गए हैं। क्लियर। आ जाओ, पैथोजन की बात करें बेटा, कौन सा पैथोजन होगा इसका, साइजेला डिसेंट्री, बैक्टीरिया का नाम है बेटा ये, है ना। और गलती से आपके बॉडी में अगर ये पैथोजन आना चाहे तो कैसे आएगा बेटा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी इसकी, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये लो,
गंदा खाना खाओगे तो यही होगा। ये कभी कभी आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, डीएलएफ के सामने हमने कई बार कई स्टूडेंटों को देखा है खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, नो डाउट वो सस्ता हो सकता है, लेकिन वहां की हाइजीन देखिए हो कभी? कोई साफ सफाई रहती है? रोटी बनाने वाला भी देखना पसीने पसीने भीगा रहता है। पता चला ऐसे रोटी कर रहे हैं यहाँ पसीने हुए, हाँ ठीक है, बोलो कितनी रोटी चाहिए, बोलो। कभी देखे हो आप पूरा लाइन से देखना, जितने लोग देखे हो, हालांकि जो रास्ते से आते आते होंगे वो तो देखे होंगे, मैंने देखा 1% हाइजीन मेंटेन नहीं होता। कभी आप देखना, पता चला आज की बनी हुई सब्जियां कल आपको खिला रहा है ना? ऐसे ऐसी जगह से नो डाउट हो सकता है आपका पैसा कम लगता होगा, ठीक है, कम पैसे का लगना है कि आप अच्छी जगह से खाओ यार, अच्छी जगह पे भी सस्ते में मिल जाता है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा मायने रखता है बेटा पैसा, वो मैं भी जानता हूँ, है ना, क्योंकि मैं भी रहा हूँ। ठीक है, आप पैसा देखिए लेकिन कम से कम हाइजीन भी तो देखा करो, साफ सफाई से बना रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा और आगे निकल जाओ तो कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, जो अब कितने में खिलाते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वहां थोड़े साफ सफाई रखते हैं वो लोग। लेकिन ये पूरी लाइन से अगर चैन देखते चले जाओ, 1% साफ सफाई नहीं होती, और फिर भी इतनी भीड़ होती है वहां पे। अच्छा ठीक है, चलो गरीब लोग खाएं या स्टूडेंट खाएं तो समझ में आता है, जितने लोग आईटी कंपनी में वहां जॉब करते हैं पूरा दोपहर से लाइन लगाए होते हैं वहां पे। भाई तू इतनी अच्छी नौकरी करता है यार, तब भी वो खाना खा रहे हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हो उसके लिए अब। भाई कॉमन सी बात है, उनकी बॉडी के इंटरनल रेजिस्टेंस अब बढ़ चुके होंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आप कभी नोटिस करना, जो गए होंगे वो जानते होंगे, देखे हो कभी? नहीं देखे हो? हैं? पूरा इवन जितने खाने रहते हैं सब ऐसे खुले रहते हैं बेटा, उसमें मक्खी मच्छर चाहे जो आए बैठे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखे हो ना? हाँ ये वही खाती है, तुम नहीं खाते? मैं सर उससे भी बदतर जगह खाती हूँ। चलो आ जाओ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद नेक्स्ट आएगा इसका साइन एंड सिम्टम्स। चल भाई, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? गलती से हमारी बॉडी में ये आ गए तो आपको पहला सिम्टम्स देखने को मिलेगा एब्डोमिनल पेन, राइट? और एब्डोमिनल पेन के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? जो स्टूल पास होगा बेटा वो क्या होगा उसके साथ? एक्सेस म्यूकस होगा, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। आ जाओ ये क्या होते हैं समझते हैं। देखो जैसे ही साइजेला डिसेंट्री बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करती है, ये सीधा जाके अटैक करती है बेटा हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे। अब एक चीज बताओ, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पे जितने लोग आ रहे हैं सब वही अटैक कर रहे हैं उसका रीजन, क्योंकि ये सब पैरासाइट इंटेस्टाइन के ही होते हैं। तो ये अटैक करेगा इंटेस्टाइन के म्यूकोसा पे और म्यूकोसा की लेयर को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो एक चीज बताओ, अगर म्यूकोसा की लेयर डैमेज होगी तो हमारी जो म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है वो प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे कि नहीं? प्रोटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रेशन करेंगी। उनका टारगेट होगा कि इस जो हमारी साइजेला डिसेंट्री आई है इसको किल कर दिया जाए, लेकिन फिर भी उसको किल नहीं कर पाती है बेटा। तो धीरे धीरे ये साइजेला डिसेंट्री क्या करती है? म्यूकस लेयर को, अपनी म्यूकोसल एपिथेलियम को डैमेज करती है। उसको किल करने के लिए म्यूकस सिक्रेट किया जाता है, लेकिन नहीं फिर भी कर पाते हैं। जब म्यूकोसा की लेयर डैमेज होगी तो ब्लीडिंग भी होगी, लेकिन वो ब्लड वहीं पे रुका रहता है बेटा, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट आता है। और जब स्टूल पास होता है तो स्टूल पास होते समय बेटा स्टूल में एक्सेस म्यूकस और ब्लड के क्लॉट दोनों देखने को मिलते हैं। और एक चीज बताओ, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज कराओगे, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? 100% देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इसके लिए करना क्या है सर, अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करें? सीधा सीधा आप प्रोफाइल एक्सिस मेंटेन कीजिए, प्रॉपर हाइजीन बनाए रखिए, कभी जिंदगी में अपनी बॉडी में नहीं आएंगे बेटा। ये लो प्रॉपर हाइजीन, सुबह शाम नहाया करो, खाना खाने से पहले हाथ धोया करो, और गलत जगह पे खाना मत खाया करो, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है अपना। क्योंकि अपने को, आपने एक चीज नोटिस किया है, अपने को बीमारी होती है रीजन नहीं पता चलता क्यों हुई। क्या रीजन पता चलता है कभी? कभी नहीं पता चल पाता है बेटा। अपने को देखिए चल लगता है बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। तो याद रखना, जब ये सब बीमारियां होती है ना, 90% बीमारियां अपनी सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल से होती है। एक तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और दूसरी अपनी लाइफस्टाइल।
है ना। तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए, फिर भी अगर हो गई तो कोई बात नहीं बेटा, ट्रीटमेंट भी तो करा सकते हैं अपन। तो क्या लेंगे बेटा, ये लो सीधा सीधा लेंगे एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स के साथ आपको लेना पड़ेगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, जब स्टूल के साथ एक्सेस म्यूकस से ब्लड क्लॉट आएगा तो इंसान बेटा थकेला महसूस करेगा, डॉक्टर के पास भी जाएगा, कितने बार हुआ ऐसे कहेगा, 4 बार हो चुका है, दवा खा लोगे, कहां से खाना है, मुंह से, मुंह तो खुल नहीं रहा है, खाएंगे कैसे, तो क्या मैं चोंगा लगा के पिला दूं, है ना। ऐसे केसेस में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिले होंगे, नहीं तो एक समय तो तुम भी कभी पेशेंट बने होगे, बने हो, कभी नहीं, ये देखो झिंगोली बना हुआ है, सीखो, हैं, तेरे साथ रहने वाला बन गया, तू भी तक दिल उसके लिए बन के देख। चलो, अपना जितना भी बेटा बैक्टीरियल डिजीज था फिनिश हो गया। मैंने आपको बताया हर समय जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा आपसे यही पूछा जाएगा, सीधा सीधा बीमारी का नाम, उसका पैथोजन, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है उसकी, ट्रीटमेंट क्या है, या उसकी प्रोफाइल एक्सेस क्या है, यही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और एक चीज बता दें, अगर इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना तो 4 बीमारियों के सिम्टम्स लिख देंगे, और लिख देंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स करेक्ट फॉर बैक्टीरियल डिजीज, which of the following symptoms correct for Shigella dysentery, which of the following symptoms correct for Salmonella typhi। और याद रखना इनमें सिम्टम्स आगे पीछे मत करना, एकदम क्लियर कट, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कभी देखना जब लिख के आता है, अब पता चला जब इतनी सिम्टम्स एक साथ लिखी जाएंगी तो अपने को लगेगा यार कोई भी बीमारी होता है ये सारे प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलते हैं, है ना। तो याद रखना इनके सिम्टम्स कंपल्सरी, क्लियर। चलो आ जाओ, बैक्टीरियल डिजीज के बाद नेक्स्ट जो अपनी डिजीज आएगी वो आएगी अब वायरल डिजीज। अब देखो बैक्टीरियल डिजीज बहुत होती है अपने, लेकिन अपने सिलेबस में 3 ही है। जैसे आपने सुना होगा टीबी किसके वजह से होता है बेटा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के वजह से। दूसरी एक आपने पढ़ा होगा बेटा हमारी होती है डिप्थेरिया, किसकी वजह से होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होती है। आपने पढ़ा होगा प्लेग एर्सिनिया पेस्टिस की वजह से होता है, बहुत सारी होती है बेटा बीमारियां। लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज अपनी बहुत है लेकिन अपने को नाम सिर्फ 3 का याद रखना है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट आती है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज किसके वजह से होगा बेटा, वायरस की वजह से होगा, यानी वीरू सहस्त्र बुद्धि की वजह से। याद है वीरू सहस्त्र बुद्धि, वायरस बुड्ढा। चल भाई, वायरल डिजीज में एक ही बीमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो है कॉमन कोल्ड। देखो कॉमन कोल्ड की बात करें तो हमारी बीमारी, हमारी बॉडी में होने वाली जो सबसे कॉमन ह्यूमन एलिमेंट्स होती है कॉमन कोल्ड होती है। मोस्ट कॉमन ह्यूमन एलिमेंट्स का मतलब, ह्यूमन एलिमेंट्स इसका मतलब बीमारी ऐसी जो आपके लिए डेंजरस ना हो, आपके लिए घातक ना हो, उसी को नाम से ह्यूमन एलिमेंट्स। अब एक चीज बताओ, सर्दी खांसी जुकाम को ये आपको क्या लग रहा है घातक है आपके लिए, मर जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां मर जाएंगी, कुछ नहीं होता है बेटा, इसमें छींको खांसो 2 दिन के बाद ठीक हो जाते हो अपने आप, क्लियर। तो याद रखना जो बीमारियां कॉमन होती है, जैसे एक आपने रिंग वर्म देखा होगा, दांत खाज खुजली, बैठे हैं खुजा रहे हैं सुबह शाम, है ना, तो ये क्या है अपनी बेटा, मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट होती है, राइट। जैसे आपने नाम सुना है इंट्राइटिस, इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, याद आ रहा है, वो भी मोस्ट कॉमन ह्यूमन एलिमेंट था यार, है ना। कॉमन कोल्ड कुछ नहीं तो देखना महीने में एक बार अपनी बॉडी में दिख जाता है, नहीं 1 महीने में तो 2 महीने में, फिर भी नहीं दिखता तो मैं दिखवा देता हूं। आज जाओ रात में आइसक्रीम खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, उसके बाद एक कॉफी चढ़ा लेना, लगे हाथ, देखो ना सुबह छींकते खांसते नजर आओ तो बताना, ट्राई कियो कभी। जब भी आपको लगे कि अब घर में रहना है, बीमार हो जाना है, कुछ नहीं, रात में 12 बजे 2 कोल्ड ड्रिंक टिकाओ और उसके बाद पंखा फुल पे करके सो जाओ, और एक आइसक्रीम भी लगा लेना लगे हाथ,
नहीं बे, कह रहा है कोल्ड ड्रिंक के साथ वायरस घुसता है क्या? इसकी भी थिंकिंग अलग लेवल पे है। कब तक इतना चीप थिंकिंग रखोगे? अबे हमारी बॉडी इस चीज को एक्वायर नहीं कर पाती, जिस वजह से वायरस हमारी बॉडी में अटैक कर जाते हैं। ठीक है, इसे वो समझ ही नहीं पाया। मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने की वजह से वायरस तेरी बॉडी में आ जाते हैं। क्यों? जब मौसम चेंज होता है, जब भी आपका बेटा जैसे समर से आप जाते हो विंटर में, विंटर से समर में, तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अपन क्या करते हैं, जैसे थोड़ी सी गर्मी लगी अपन फैन चला लेते हैं, पता चला 10 बजे गर्मी लगती है, 12 बजे सर्दी लगने लगती है ना? तो ऐसे में आपकी बॉडी इतना जल्दी से इन्वायरमेंट को एडॉप्ट नहीं कर पाती है चेंज होते समय, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक पड़ी, तुरंत वायरस अटैक कर जाते हैं। क्लियर? हमने बताया ना, आज जाकर ट्राई करो, 2 कोल्ड ड्रिंक चढ़ाना एकदम चिल्ड, उसके बाद एक आइसक्रीम खा के एक कॉफी पी लेना, फिर देखना सुबह आप टेस्ट दे रहे होंगे तो ऐसे करेंगे, हैं कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ठीक है, होता है ये, है ना? आ जाओ, पैथोजन क्या होंगे बेटा इसके? चलो, कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन होगा वो क्या होगा बेटा? कौन सा वायरस? राइनो वायरस। आ जाओ, देखो जब अपन राइनो वायरस बोलते हैं ना, तो राइनो वायरस कोई एक वायरस नहीं होता बेटा, ये ग्रुप ऑफ वायरस को नाम देते हैं राइनो वायरस। क्योंकि यहां पे ये वायरस डिसाइडेड ही नहीं होते कौन कॉमन कोल्ड करवाएंगे, कोई भी वायरस हमारी इम्यूनिटी को पहुंचे, जो नोजल ट्रैक को या हमारे रिस्पिरेटरी एरिया को थोड़ा सा भी अफेक्टेड कर दिए, उसी को नाम देते हो आप राइनो वायरस। तो ये एक दो नहीं होते बेटा, ये ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं, और इसी ग्रुप ऑफ वायरस को आप क्या नाम देते हो? राइनो वायरस नाम देते हैं। और अगर गलती से हमारी बॉडी में इनको आना है तो कैसे आएंगे बेटा? क्या चाहिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन? बस वही ड्रॉपलेट, एयर ड्रॉपलेट, है ना? और एयर ड्रॉपलेट में मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, आपके सामने कोई भी छींक दे, खांस दे, स्नीजिंग कर दे, कफिंग कर दे, आपकी बॉडी में क्या आ जाएंगे बेटा? राइनो वायरस आपकी बॉडी तक आ जाएंगे। क्लियर? तो अगर ये हमारी बॉडी तक आ गए तो क्या देखने को मिलेगा? कुछ आपको सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होगी बेटा? चलो, साइन एंड सिम्टम्स, इन्फेक्ट करेगी किसको? नोज को, इन्फेक्ट नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज, बट नॉट द लंग्स। ये याद रखना बेटा, बस इतने में से ही क्वेश्चन तुमको एग्जामिनर परेशान कर देगा। ये याद करो, जब न्यूमोनिया पढ़े थे, न्यूमोनिया में लंग्स अफेक्टेड हुए थे, कॉमन कोल्ड में लंग्स तक ये कहानी पहुंचेगी नहीं, सिर्फ रिस्पायरेटरी पैसेज तक पहुंचेगी। याद करो, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वहां पे एक पढ़ा था बेटा रिस्पायरेटरी पैसेज, जिसको कंडक्टिंग जोन नाम दिया था, और एक नाम दिया था बेटा रिस्पायरेटरी एरिया, जिसको एक्सचेंज जोन नाम दिए थे। याद आ रहा है? तो अपने ट्रैकिया से लेकर टर्शियरी ब्रोंकियोल तक क्या होती है? रिस्पायरेटरी पैसेज होती है। और जहां से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की अपनी स्टार्ट हो जाती है एल्वियोलर डक्ट, यहां से क्या जाता है हमारा? एक्सचेंज जोन आ जाता है। अगर गलती से इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंकियोल को आगे क्रॉस कर गई हमारी ये बैक्टीरिया, या तो वो क्या होगी बेटा? हमारी न्यूमोनिया होगी। लेकिन अगर वायरस सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेटरी पैसेज तक रुक गया, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, तब क्या होगी? अपनी कॉमन कोल्ड होगी। क्लियर है ये चीज? वो सोच रही कौन सी बात कर, क्लास किया था तूने? हमने कुछ अलग बोला था, हमने बोला था रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग जोन को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ट्रैकिया से लेकर टर्शियरी ब्रोंकियोल तक, यहां तक क्या होता है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलो या उसी को कंडक्टिंग जोन बोलो, बस।
अक्षय हमने रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत टेंशन से, वहां तो तुमने कंडक्टिंग जोन चिल्ला चिल्ला के बताया था, यहाँ आप कह रहे हो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अरे ट्रैक्ट का मतलब ट्यूब है जो रिस्पिरेशन में हेल्प करवाएगी, और रिस्पिरेटरी जोन बोल दो जहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा। बस इतने में तुम कंफ्यूज हो गए, एग्जामिनर तो पता नहीं क्या क्या घुमा देगा। सर कोई बात नहीं, उसको घुमाने तो हम भी घूम के देखेंगे ऐसे करके फिर तो। वाह व्हाट्स अ डिफरेंट थिंग। तालियां भाई तालियां। आज से कंफ्यूजन दूर कर रहे बेटा, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, और आज तुम आई हो कंफ्यूजन दूर करने। सर कोई बात नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, बायोटेक से 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन एक मान लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री से, 16 क्वेश्चन चलो जी बहुत है अपने, 64 मार्क्स। घर वालों को बताएंगे देखो 150 क्रॉस कर गए हैं, और उसमें ये भी लिखा रहेगा क्वालिफाइड द नीट 2023। क्वालिफाइड हो गए हैं लेकिन हमारे मन का कॉलेज नहीं मिल रहा है। ऐसा किया है कोई कभी? हमारे एक स्टूडेंट ने किया था, वो बता 170 नंबर पाया, अपने घर पे बता दिया मैं एग्जाम क्वालिफाइड कर गया हूं, लेकिन मैं जो कॉलेज चाहता हूं वो नहीं मिल रहा है। अच्छा वो अपने घर में जो चीज छेप के बताया था ना, वो उसकी शादी तय हो रही थी, बेचारा 12th पास आउट हुआ तो 2 साल में उसकी शादी हो रही थी। तो उसके जो लड़की पक्ष वाले थे उन्होंने कहा अच्छा नीट क्वालिफाइड हो गया लड़का, लेकिन उसके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा इसलिए नहीं लेगा। उसकी शादी तय हो गई तो वो लोग आए मेरे से मिलने, सर लड़के के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। उसके पेरेंट्स भी आए थे और लड़की के पेरेंट्स भी आए थे, भाई वो लोग राय लेना चाहते थे लड़का अच्छा है कि नहीं है। हमने कहा हम इससे शादी करना चाहते हैं अपनी बेटी की, हमने कहा मुबारक हो करिए, क्या दिक्कत है, हम क्यों मना करेंगे। उसने कहा सर लड़का कैसा है, हमने कहा बहुत अच्छा है, कैसे उन्हें नीट क्वालिफाइड हो गया है लेकिन उसके मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है। हमें एक बार में टेंशन हुआ, नीट क्वालिफाइड हो गया यार, ये पढ़ाया मैंने भी है, मैं भी जानता हूँ इसको, इस रेंज में तो ये नहीं था कि 500 के ऊपर चला गया हो या 550 के ऊपर चला गया, उसके मनपसंद का कॉलेज ना मिल रहा हो। तो मैंने कहा अच्छा बुलाइए उसको, वो आया, मैंने कहा कितने मार्क्स आए हैं, कहा सर 179। तो हमने कहा तू नीट क्वालिफाइड कैसे है, कहा सर हमारे एडमिट कार्ड में लिखा है। मैंने कहा अच्छा तब ठीक है। तो भाई हमने क्लियर कट बता दिया लड़की के बाप के, हमने कहा देखो ये क्वालिफाइड और नहीं है, एक क्राइटेरिया होती है नीट की कि उसके आप ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है। बस वो नीट क्वालिफाइड का मतलब प्राइवेट में एडमिशन ले सकता है। तो हम उसने कहा कि सही में गवर्नमेंट के लिए कितना चाहिए, हमने कहा 600 के ऊपर चाहिए। यार ये तो इतने दिन से बेवकूफ बना रहा था हम लोगों को कि हम नीट क्वालिफाइड हो गए हैं। तो ऐसे तुम लोग भी चेप देना घर में, बस भाई 118 पिछले साल क्वालिफाइड मार्क था, इस साल बहुत होगा 150 क्रॉस हो गए, अरे नीट क्वालिफाइड है टेंशन ना लो, हमारे मन का कॉलेज नहीं मिल रहा इसलिए एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको एम्स दिल्ली चाहिए था। हैं इतना तो कर लोगे घर में, ये भी नहीं कर पाओगे। सब घर वाले जानते हैं, सबके घर वाले समझदार हैं। अच्छा सबके घर वाले इतना समझदार हैं कि कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, हैं? पता है हमारे बाबूजी को तो बस एक चीज पता था, ये बताओ पास हुए फेल हुए, वो तो सीधा यही कहते थे पास हुए फेल। अब हम उसमें क्या समझाएं, अरे कॉलेज नहीं मिला, हाँ नहीं मिला इसका मतलब फेल हो ना, और क्या। वो तो बस एक ही चीज जानते थे पास और फेल, उनको 5 साल लग गया ये जानने में कि क्वालिफाइड मार्क्स अलग होता है, कॉलेज का मार्क्स अलग होता है, सिलेक्शन का मार्क्स अलग होता है, उनको ये समझने में टाइम लग गया। आजा भाई देखो हमने बताया साइन एंड सिम्टम्स में क्या करेगा, रिस्पायरेटरी पैसेज को अफेक्ट करेगा, लंग्स तक ये कहानी नहीं पहुंच पाएगी। क्लियर? इसके वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपकी नाक हमेशा जाम रहेगी बेटा, ये लो नेजल कंजेशन होगा, एक तरफ की नाक जाम हो जाती है, आप सही से देखना खींचने की कोशिश करते हो लेकिन खींच नहीं पाते हो एयर, नोटिस किए हो, दोनों तरफ का एक साथ जाम नहीं होता, या तो राइट या तो लेफ्ट, कोई एक ब्लॉकेज हो जाती है, इसी को नाम देते हैं बेटा नेजल कंजेशन। आप सो 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 करते हैं लेकिन फिर नहीं कुछ होता, तो अपन क्या करते हैं बेटा, विक्स इनहेलर आता है घुसेड़ लेते हैं। तो वो क्या करता है, देखो वो विक्स इनहेलर कुछ नहीं करता है बेटा, जितने के जितने वायरस वहां लगे हुए हैं, जिन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट किया है उनको वहां से हटा देता है।
ब्लॉकेज खुल गई, बस कहानी खत्म, अब सब कुछ क्लियर कट चलने लगता है। क्लियर। और साथ ही साथ साथ नेजल कंजेशन के साथ साथ नेडल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है बेटा। नेजल डिस्चार्ज बढ़ने का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, यहां से यहां तक म्यूकस आएगी, उसके बाद मौका मिल गया तो हाथ से साफ कर देंगे, नहीं तो जीभ से खींच देंगे। ये मौके की बात है, कोई नहीं देख रहा, जीभ से खींच देंगे, और दुनिया देख रही है तो बहुत प्यार से उसके बाद कुछ लोग को लगता है कितना बदतमीज है यार, ये पक्का ऐसे डेली करता होगा, है ना। आ जाओ, नेजल कंजेशन डिस्चार्ज होगी, और क्या होगा बेटा, सोर थ्रोट, गले में खराश और दर्द बनी रहेगी। और क्या होगा बेटा, साथ साथ हॉर्सनेस आ जाएगी, आवाज आपकी भारी हो जाएगी बिल्कुल, इसको नाम देते हैं हॉर्सनेस। साथ ही साथ क्या होगी बेटा, टायर्डनेस देखने को मिलेगी, इंसान थकेला महसूस करेगा। और क्या होगी बेटा, हेडेक भी होगा। हेडेक होने के साथ साथ छींकना खांसना शुरू कर देंगे, है ना, स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी, और तो कुछ बचा नहीं यार। और कुछ है क्या साइन एंड सिम्टम्स? बहुत है यार, इतना है ना, इतना तो तुम भी अंडरस्टैंडिंग समझ जाओगे सर, जितना होगा हम जानते हैं। आ जाओ, ये तो साइन एंड सिम्टम्स हुआ, हो गया तो क्या करोगे, प्रोफाइलैक्सिस यूज करो। और प्रोफाइलैक्सिस क्या करोगे बेटा, बोलो, मास्क लगाना शुरू कर दो, है ना। ये लो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए। प्रॉपर हाइजीन का मतलब होता है मास्क लगाइए, बीमारों से दूर रहिए, है ना। याद रखना, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। क्लियर। जैसे देखो, दो तीन बेचारे यहाँ कॉमन कोल्ड के पेशेंट बैठे हुए, देखो एक ये बैठी हुई है, एक वहां पीछे बैठी हुई है, ये लोग कॉमन कोल्ड वाले, ये समझदार बच्चे हैं जो हमेशा मास्क लगाए रहते हैं, है ना। आ जाओ, अगर गलती से हो गया तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। और क्या, यहां जो ट्रीटमेंट दी जाती है ना, वो ट्रीटमेंट होती है बेटा, सिम्टोमेटिक ड्रग दी जाते हैं। अब ये सिम्टोमेटिक ड्रग क्या होते हैं बेटा, ये डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखेगा, किस कंडीशन में आप हैं। अगर फीवर ज्यादा है तो एक आपको पैरासीटामोल चिपका देगा, साथ ही साथ एक एंटी एलर्जिक टेबलेट दे देगा, बस खत्म कहानी। इसमें कभी जिंदगी में एंटीबायोटिक्स नहीं लिया था, क्योंकि बीमारी कौन से पढ़ रहे हो बेटा, वायरल डिजीज। आप एक झुआ खा जाइए पूरा, इतना पूरा भर के एंटीबायोटिक ठूस लो, एक सिंगल % असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का हमारे वायरस पे कोई असर नहीं होता है। हाँ, एक चीज है, तो सर एक चीज बताओ, हम क्या करें ठीक हो जाए? सीधा सीधा, कोई भी मेडिसिन नहीं लोगे तब भी 3 से 7 दिन में ठीक हो ही जाओगे। एनसीईआरटी लिखती है यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। क्यों लिखते हैं 3 to 7 डेज? क्योंकि ये है क्या बेटा, वायरस। वायरस की लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में नहीं होती, एड्स को छोड़कर, उसकी बात मत करो। नॉर्मल जो वायरस होते हैं ये सब हमारी बॉडी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बॉडी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएगी ये धीरे धीरे किल होने लगेंगे। आप देखना, कॉमन कोल्ड के कुछ लोग ट्रीटमेंट करते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ फीवर का टेबलेट ले लेते हैं, हेडेक के टेबलेट लेके खा लेते हैं, और नहीं तो कुछ भी मत करो, आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर वैसे भी ठीक हो जाओगे। क्योंकि जैसे ही ये वायरस पूरी तरह से डेड हो जाएंगे, बस कहानी आपकी सही हो जाएगी, सारी चीजें हैं। क्या नया वायरस फिर से बीमार हो जाएंगे? तुम लोग तो भगवान से दुआ करो रे, डॉक्टर बनने जा रहे हो और वायरस लॉन्च हो, और क्या। अरे कोविड आया है, जब तुम डॉक्टर बने, तुम्हारे डॉक्टर बनने से पहले उसका भाई सोविड आ जाए, और क्या महाकोविड आ जाए, उसके दादाजी आ जाए, और ऐसा कोविड आए, सिर्फ 1 हफ्ते का मौका दे, कहानी खत्म, ऐसी बीमारी लॉन्च हो। तुम लोग भगवान से दुआ करो, बीमारी डेली लॉन्च कराओ दोस्त, डेली कम से कम 5 बीमारी लॉन्च कराओ, भाई तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो। अरे यार, फिर कभी तुमने ये सुना डॉक्टर बीमार हुआ है? 99% केस में डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता। 1% केस में कुछ लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, पेशेंट को हमदर्द जताने लगते हैं। अबे कोविड आया था तो दूर से देखो ना, तू वहां बैठ, मैं यहां बैठूंगा, पेशेंट खिड़की से वैसा, बोल क्या हुआ, जोर से बोल। और क्या, तुमको क्या लग रहा है डॉक्टर कोविड में किसी से मिलते थे क्या? इतनी दूरी पे रहते थे, उस खिड़की के उस तरफ पेशेंट रहता था, खिड़की इस तरफ अपन, बोल क्या हुआ, क्या बताएं, कल से अजीब अजीब सा हो रहा है, गुड़गुड़ाहट हो रही है अंदर,
ठीक है, गुड़गुड़ाहट के लिए मैं दारू दे रहा हूं, तो पी लेना सुबह शाम, ठीक हो जाओगे। और क्या, तुम लोग भगवान से दुआ करो, करो डेली बीमारी लॉन्च कराओ, नहीं सोचते ऐसा? याद रखना, भगवान पाप लगाया देगा तुम लोगों को। अबे तुम्हारे घर कैसे चलेंगे रे, डॉक्टर बन गए तो? है प्रिस्क्रिप्शन लिखकर, जब पेशेंट तुम्हारे पास नहीं आएगा, लिखोगे किसको प्रिस्क्रिप्शन? है किसको लिखोगे? अच्छा तुम प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट भी तुम्हारे पास होना चाहिए, और पेशेंट होने के लिए बीमारियां होनी चाहिए, मानते हो कि नहीं? पेशेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीमारी, और बीमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। तो क्या चाहिए तुमको? पैसा, बहुत पैसा चाहिए, है ना? तो उसके लिए बीमारी डेली लॉन्च कराओ। अब मोहल्ले में कोई बीमार ना हो रहा हो तो कोई वायरस ले आके तुम छोड़ देना, बीमार पड़ जाओ सारे, हैं? जितना है उतने में ही खुश रहोगे। चलो, क्या जरूरत है पढ़ने की? इतना आत्मज्ञान प्राप्त हो गया जितना हम उसी में खुश हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई बाबा जी का आश्रम ज्वाइन कर लिए होते। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? है ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, तब इतना ही, तब आश्रम ज्वाइन कर लिए, तो यहाँ क्यों चले आए? कम से कम वहां ज्ञान तो देते, आत्मा अजर अमर है ना? नहीं, आत्मा अजर अमर है बिल्कुल से, आत्मा ना तो मरती है ना तो जिंदा होती है, बस एक नश्वर शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। कम से कम ये ज्ञान तो देते। और यही तो हमारी थर्मोडायनेमिक्स से थर्ड लॉ है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नेवर कैन बी डिस्ट्रॉय। यही तो है भाई, यही तो बाबा जी लोग भी ज्ञान देते हैं। भाई देखो, ये हकीकत बात है, थोड़ा सा साइंस आ गई, नहीं हम आज भी आपको सिखा रहे होते, चलो धनुष कैसे चलाते हैं, बाण कैसे चलाते हैं, यही सिखाते। ये तो साइंस की देन है, जो अपन कम से कम बीमारियां पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम तुमको सुनाते लौकुश उठाओ धनुष और तीर, और कैसे मारना है ध्यान देना, यही सीख रहे होते। ये तो एहसान मानो अंग्रेजों का जो तुम्हारे भारत में आए। नहीं, आज भी आप ये जो पहन के बैठे ना, जीन्स टी शर्ट आई कार्ड लगा के, आप धोती कुर्ता पहने बैठे हुए होते, और किसी की धोती टाइट बंद हो गई और डिसेंट्री की प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे पकड़ के भागता वो धोती फिर। ये हकीकत बात है, सही बात है भाई, है ना? एहसान मानो अंग्रेजों का जो तुम्हारे भारत तक आ गए थे वो लोग, हैं? अंग्रेज उससे पहले ही आ गए थे। साइंस, अरे तो ठीक है यार, साइंस ना आई होती, सब इसके ऐसे सोच वाले रहे होते, तो हमारे पास जितना मुतिम खुश है, तो आज भी वही कर रहे होते। चलो तीर चलाना सिखाते हैं, भाले कैसे चलाते हैं यही सीखो। चल भाई, नेक्स्ट वायरल डिजीज के बाद प्रोटोजोअन डिजीज, और प्रोटोजोअन डिजीज में जो पहली बीमारी आएगी वो आएगी बेटा हमारी मलेरिया। किसकी रिया? मलेरिया। हाँ, तुम्हारी रिया, बदतमीज, शकल देखा है अपनी। चल भाई, अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का पैथोजन क्या होता है, बोलो? प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है इसका पैथोजन? प्लाज्मोडियम। लेकिन प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज होती है बेटा। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, एक होता है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे बेटा? तीनों में से कोई भी अपने को मलेरिया कास कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा दर कमीना होता है वो कौन होता है बेटा? फैल्सीपेरम। ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है बेटा, ये क्या कास करता है अपनी बॉडी में? मलिग्नेंट मलेरिया। और ये जो मलिग्नेंट मलेरिया होती है, ये हमारे लिए बेटा बहुत ही फटल होती है, बहुत ही घातक होती है। अगर मलिग्नेंट मलेरिया हो गया, आपने ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया, तो अपना हिसाब किताब। सबसे ज्यादा जो सीरियस या घातक हमारी मलेरिया काज करवाता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम काज करवाता है। और ये क्या करती है बेटा? सीरियस मलेरिया डेथ भी करवा सकती है। क्लियर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा
कि जो हमारी बेटा ये मलेरिया होती है, प्लाज्मोडियम होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करने की हिम्मत भी रखती है। क्लियर? आपने पढ़ा होगा वहां पे कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कम भी कर सकती है। याद करो ट्रॉपिकल अफ्रीका जहां मलेरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? आ जाओ। अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है बेटा, ये कैसा पैरासाइट होता है अपना? डाई जेनेटिक पैरासाइट होता है। अब एक चीज बताओ, डाई जेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या होता है? अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? 2 होस्ट को रिक्वायरमेंट करेंगे ये। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? 2 होस्ट चाहिए। और ये दोनों होस्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना ह्यूमन और एक होता है बेटा मॉस्कीटो। राइट? 2 लोगों को होना जरूरी है, अपने 2 होस्ट चाहिए। प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। जब ये ह्यूमन में आएगा तो ह्यूमन में आगे क्या करवाएगा बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा। और जबकि मॉस्कीटो के गट में जाके क्या करवाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगा। जब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कंप्लीट होगी तब जाके बेटा हमारे प्लाज्मोडियम की एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। क्लियर है? और ये जो हमारी बेटा यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मलेरियल पैरासाइट में, प्लाज्मोडियम में, यहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिर याद करो, आपने पढ़ा है बाइनरी फिजन। एक पेरेंट सेल से 2 इक्वल डॉटर सेल बन जाए, इसको नाम देते बाइनरी फिजन। एक पेरेंट सेल से 2 अनइक्वल डॉटर सेल बन जाए, इसको नाम देते हैं बडिंग। लेकिन एक पेरेंट सेल से अपने ढेर सारे डॉटर सेल बन जाए, इसी को क्या नाम देते हो बेटा? मल्टीपल फिजन नाम देते हैं। और वो मल्टीपल फिजन किस में देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। क्लियर? कैसे होता है ये मल्टीपल फिजन? आ जाओ जानते हैं बेटा, थोड़ी देर में अपने को समझ में आएगा। देखो पैथोजन हो गया क्या अपना? प्लाज्मोडियम। अब आ जाओ, हमारी बॉडी तक इस पैथोजन को ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में महिलाएं ही होती हैं शामिल बेटा। ये लो, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्कीटो। याद करो हम लोगों ने जब इंसेक्ट पढ़ा था तो वहां आए थे क्या? हमने बताया था कुछ वेक्टर भी होते हैं। एक होती है फीमेल एनाफ्लिस मॉस्कीटो जो कि मलेरिया को लेकर चलती है। एक होती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो जो कि एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस को लेकर चलती है। और एक होती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो जो कि एडीज मॉस्कीटो जो होती है वो डेंगू को लेकर चलती है। क्लियर? हमने आपको यह भी बताया था कि लाइफ में जितने भी आपको मॉस्कीटो नजर आते हैं वो सारे के सारे बेटा फीमेल वर्जन नजर आती है, मेल वर्जन अपने को नजर नहीं आते हैं। उनका सिर्फ एक काम होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ाना। सर काश हम भी मच्छर होते, हम भी सुबह शाम लगे रहते हैं। आ जाओ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? फीमेल एनाफ्लिस मॉस्कीटो। फिर उसके बाद बेटा इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको? अगर गलती से अपने को मलेरिया की कहानी हुई तो क्या देखने को मिलेगा साइन एंड सिम्टम्स? सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? हाई फीवर। फीवर अच्छी खासी होगी। हाई फीवर के साथ साथ क्या होगा बेटा? आपको सर्दी जुकाम लगेगा बेटा। हाई फीवर विद चिल्स, बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। एनसीईआरटी लिखती है हाई फीवर विद चिल्स रिकरिंग every 3 to 4 days. Every 3 to 4 days due to hemoglobin toxin released in blood. आ जाओ, देखो जब अपने को मलेरिया होता है बेटा तो आप एक चीज नोटिस करना, फीवर तो बना रहता है। लेकिन ये फीवर क्या होता है? आज हुआ, 3-4 दिन के बाद जिस दिन फीवर होता है ना अपने को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा। पता चले पूरे मोहल्ले का उठा के ब्लैंकेट आपके ऊपर डाल दिया जाए, फिर करते रहेंगे अपन, इतनी सर्दी लगती है अपने को, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा अपनी बॉडी में हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज होता है जिसकी वजह से चिल्स विद फीवर आता है। लेकिन आज आया, कल अपन नॉर्मल फीवर पे रहेंगे।
3-4 दिन तक नॉर्मल फीवर पड़ेंगे, फिर अचानक से ये 3-4 दिन बाद फिर बहुत तेजी से फीवर आता है, वो भी चिल्स के साथ आता है। ये हर 3-4 दिन पे रिपीट होता है। अगर आपने नोटिस किया हो किसी को मलेरिया होता है तो मिनिमम 12 डेज का कोर्स होता है इसके ट्रीटमेंट का। सुना है मलेरिया? नहीं, देखा ही नहीं है कुछ लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, जब कभी होगा तो याद रखना मिनिमम 12 डेज या मैक्सिमम 15 डेज का इसका ट्रीटमेंट का डोज होता है पूरा। इससे कम में ट्रीटमेंट इसका हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिला आपको? हाई फीवर विद चिल्स देखने को मिला, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे? नौजिया देखने को मिलेगी, और नौजिया के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा? वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा बेटा? एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। राइट, ये किसके साइन एंड सिम्टम्स है? सारे के सारे हमारे मलेरियल पैरासाइट के हैं, जिसको अपन नाम हैं प्लाज्मोडियम। क्लियर? और अगर ऐसा हो रहा है तो प्रोफाइलैक्सिस कुछ तो होगा सर, जिससे अपने को ये होने ही ना पाए। जी हाँ बेटा, मच्छरों से दूरी बनाइए। क्या करिए? यूज कीजिए मॉस्किटो नेट यूज करो, और क्या है ना, मॉस्किटो नेट आप यूज कीजिए, कभी जल्दी में मॉस्किटो आपके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। और दूसरी चीज, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर हो गया तो? ट्रीटमेंट होगा एंटी मलेरियल ड्रग। ये जो एंटी मलेरियल ड्रग होता है बेटा, ये क्विनिन के नाम से आता है, और क्विनिन जो होती है ऑब्टेन्ड की जाती है सिनकोना बार्क से। ये पूछा गया क्वेश्चन है अपना। इसका एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा होता है बेटा? हमारा क्विनिन होता है। और ये जो क्विनिन होती है ये ऑब्टेन्ड की जाती है सिनकोना बार्क से। प्लांट का नाम है बेटा सिनकोना। राइट, कहां से ऑब्टेन्ड करोगे? ये सिनकोना बार्क से ऑब्टेन्ड करेंगे। ये इतनी होती है हमारी मलेरियल पैरासाइट की कहानी। पैथोजन क्या होगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वाइवेक्स और मलेरिया। कैसे होते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन और मॉस्किटो। ह्यूमन में क्या करेंगे? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइन एंड सिम्टम्स इसका क्या होगा बेटा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगी? हाई फीवर विद चिल्स होगा, क्योंकि हीमोजॉइन टॉक्सिन रिलीज होगी ब्लड में। राइट, और फिर होगी बेटा अपनी प्रोफाइलैक्सिस। और क्या होगा? नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। प्रोफाइलैक्सिस मॉस्किटो नेट लगाओ, कभी जिंदगी में नहीं होगा। और अगर हो गया तो एंटी मलेरियल ड्रग लीजिए, जिसको नाम देंगे क्विनिन या सिनकोना बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर? ये तो था हमारा ये नॉर्मल सब। अभी हमारी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हमारे सिलेबस में है। अब प्लाज्मोडियम ये पूरी जो आपने पढ़ा कि 2 होस्ट डाइजेनेटिक पैरासाइट होती है, कैसे अपना पूरा काम अपनी बॉडी में करेगी, आ जाओ इसको समझते हैं बेटा। नेक्स्ट आएगी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। चल भाई, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात करें, ये रहा एक इंसान के अपने हाथ, जो अपने एनसीईआरटी डायग्राम बना रखा है वही हम भी बनाएंगे। एनसीईआरटी में देखो एक डायग्राम बना होगा ये प्यारा सा, देखे हो जिंदगी में एनसीईआरटी कैसी होती है? आदि कहेंगे एनसीईआरटी क्या होती, पहली बार आज नाम सुन रहे हैं। ये लो, देखो एक इंसान का हाथ दिया गया एनसीईआरटी में। कुछ कहेंगे ये कौन सा हाथ है? हाथ तो हमारे भी है, ठाकुर के हाथ लग रहे हैं ये तो। ऐसे ही होता है हाथ? नहीं होता? इंसान का हाथ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिसको नहीं लग रहा अपनी अपनी आंखें फोड़ ले। और ये इसके ऊपर बैठा हुआ है एक मॉस्किटो। और क्या तमीज के इसमें हंसने क्या बात है? तुम्हारे एनसीईआरटी में भी ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है, दिखा? टिकटो यही बना हुआ है। क्या लग रहा है? चिड़िया चिड़िया बैठी हुई है, मच्छर ने काटा है हमको, है ना? आ जाओ, इमेजिन करना सीखो यार, मच्छर काट रहे हैं, है ना? ये इमेजिन कर लोगे ना? सर वो काट के तो दिखाए। खत्म कहानी भाई, टीट फाट टेट। तुमने हमारा ब्लड चूसा, हम तुम्हारा ब्लड चूसेंगे, है ना? आ जाओ,
सबसे पहले बेटा जैसे ही अपने को मॉस्किटो बाइट करता है तो क्या रिलीज करता है हमारे ब्लड में? स्पोरोजोइट। क्या रिलीज करता है बेटा? स्पोरोजोइट। और ये इंजेक्ट करता है कहां पे? हमारी बॉडी में, राइट। और ये जो स्पोरोजोइट होती है बेटा, इसी को हमारी एनसीईआरटी पैरासाइट भी लिखती है, क्योंकि हमारी बॉडी का स्पोरोजोइट नहीं होता, इसलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। तो जैसे ही मॉस्किटो हमें बाइट करती है, हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करते हैं? स्पोरोजोइट या पैरासाइट की एंट्री करवाते हैं। ये स्पोरोजोइट क्या होंगे बेटा? विद इन हाफ एन आवर कहां पहुंचते हैं? हमारे लीवर में। कहां पहुंचते हैं बेटा? लीवर में पहुंचते हैं। अब एक चीज बताओ, ये स्पोरोजोइट आधे घंटे के अंदर अंदर कहां पहुंच गया? हमारे लीवर में। अगर आधे घंटे में ये लीवर तक नहीं पहुंच पाता तो इसकी डेथ भी हो जाती है स्पोरोजोइट की। तो ये जो स्पोरोजोइट या पैरासाइट था, आधे घंटे में लीवर से पहुंचा तो किससे आया होगा? ब्लड से ही आया होगा। और लीवर की अपनी एक सेल होती है बेटा, हिपैटोसाइट सेल। याद आ रहा है? तो ये अपना स्पोरोजोइट जाएगा लीवर के हिपैटोसाइट सेल में जाएगा। क्लियर? जैसे ही हिपैटोसाइट सेल में अपनी जाएगी ये स्पोरोजोइट, यहां पे स्टार्ट करेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक चीज बताओ, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी ये, तो यहां पे इसका नंबर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये लो बेटा, इसी हिपैटोसाइट सेल के अंदर स्पोरोजोइट का नंबर क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अब एक चीज बताओ, जब स्पोरोजोइट का नंबर बढ़ेगा, इसके वजह से हमारी जो हिपैटोसाइट सेल है, ये क्या नॉर्मल बनी रहेगी या बर्स्ट कर जाएगी? बर्स्ट करेगी, 100% बर्स्ट करेगी। जैसे ही बेटा यहां पे हमारी हिपैटोसाइट सेल बर्स्ट करेगी, ये हिपैटोसाइट सेल के बर्स्ट करते ही स्पोरोजोइट रिलीज होंगे कहां? हमारे ब्लड में। स्पोरोजोइट कहां रिलीज होंगे बेटा? ब्लड में। अब जब स्पोरोजोइट रिलीज होते हैं ब्लड में बेटा, तो इनकी एक खासियत होती है। ये जो स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में रिलीज हुए, कैसे रिलीज हुए? एक स्पोरोजोइट हमारे हिपैटोसाइट में आया, राइट। उसने क्या किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से स्पोरोजोइट या पैरासाइट का नंबर बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते हमारी बेटा हिपैटोसाइट सेल बर्स्ट करेगी, जिसके वजह से ये स्पोरोजोइट रिलीज होंगे हमारे ब्लड में। इसी प्रोसेस को अपन नाम देते हैं लीवर साइजोगोनी। इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे बेटा? लीवर साइजोगोनी नाम देंगे। अब यहां से स्पोरोजोइट, हमारे कुछ स्पोरोजोइट निकल के जाएंगे अपनी आरबीसी में। कुछ लोग कहां चले जाएंगे? अपनी आरबीसी में। याद करो आरबीसी का शेप कैसा बताया था? बाइकॉन्केव। यहां पे क्या आ गई? हमारी स्पोरोजोइट आ गई। कुछ स्पोरोजोइट कहां आ गए? हमारे आरबीसी में आ गए। और कुछ स्पोरोजोइट बेटा वापस निकल के कहां चले जाएंगे? हिपैटोसाइट सेल में। अब क्वेश्चन आता है, सर एक चीज बताओ, आरबीसी में आया, समझ गए हम। कुछ लोग वापस चले गए हिपैटोसाइट सेल में। अब वहां क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे, फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर से इनका नंबर बढ़ेगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर? तो यहां जो आरबीसी में आए बेटा, तो आरबीसी में आने के बाद इस स्पोरोजोइट को यहां पे मिलेगा न्यूट्रिशन, क्योंकि याद करो आयरन प्रेजेंट होता है यहां पे आरबीसी में। तो ये क्या करेंगे बेटा? आरबीसी की न्यूट्रिशन को यूज करके ये भी यहां पे क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अब एक चीज बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो स्पोरोजोइट का नंबर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो जो हमारी आरबीसी में नया केमिकल बनता है, वो बेटा दो टाइप की केमिकल बनती है यहां पे। एक बनती है मीरोजोइट और एक बनती है हीमोजोइन। यहां क्या बनेगी? एक बनेगी हमारी मीरोजोइट और एक बनेगी हीमोजोइन। ये मीरोजोइट और हीमोजोइन अगर ऐसे नंबर बढ़ते रहेंगे तो आरबीसी बर्स्ट करेगी। बोलो। और आरबीसी बर्स्ट करेगी तो हमारे ब्लड में क्या रिलीज होगा? एक तो रिलीज होगा हीमोजोइन और एक रिलीज होगा मीरोजोइट। दो चीज कहां रिलीज हो रहे हैं? हमारे ब्लड में रिलीज हो रहे हैं। ध्यान से देखो इसको, हीमोजोइन ब्लड में आया, हाई फीवर विथ चिल्स रिकरिंग एवरी 3 to 4 days ड्यू टू हीमोजोइन टॉक्सिन रिलीज इन ब्लड। यहां लिखा गया 3 से 4 दिन में आपको फीवर आएगा, वो भी चिल्स के साथ फीवर आएगा।
तो ये 3 से 4 दिन में रिपीट क्यों हो रहा है? भाई एक बार आया, ठीक है समझ गए सर हम, कोई बात नहीं, लेकिन 3 से 4 दिन में फिर वही कहानी क्यों रिपीट हुई? एक चीज बताओ, कुछ स्पोरोजोइड वापस कहाँ गए हैं? हिपैटोसाइट में गए हैं, और ये फिर से रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर कहाँ आएंगे? फिर आरबीसी में आएंगे, फिर यहां से क्या बनेगी? हीमोजॉइन और म्यूरोजॉइट बनेगी। जिस दिन आरबीसी फिर से 3 से 4 दिन बाद बस्ट करेगी, फिर से आपको हाई फीवर विद चिल्स आएगा। ये पूछा जाता है हाई फीवर विद चिल्स क्यों आता है? क्यों 3-4 दिन में अपने ब्लड में क्या रिलीज होते हैं? हीमोजॉइन टॉक्सिन रिलीज होती है, इसी टॉक्सिन की वजह से अपने को चिल्स विद फीवर आता है। क्लियर? अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो अपनी आरबीसी बस्ट की है बेटा, इस आरबीसी में हमेशा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता रहेगा। तो यहां पे जो हीमोजॉइन रिलीज हुए, मीरोजॉइट रिलीज हुए, हीमोजॉइन ने तो आपको टॉक्सिसिटी दे दी, यानी आपको हाई फीवर विद चिल्स कराया। ये जो मीरोजॉइट है बेटा, ये मीरोजॉइट इंटर करेगी दूसरी आरबीसी में। मीरोजॉइट किस में चली जाएगी बेटा? किसी दूसरी आरबीसी में चली जाएगी, और दूसरी आरबीसी में पहुंचकर मीरोजॉइट स्टार्ट करेगी बेटा, सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट करेगी। और जब सेक्सुअल स्टेज आएगा तो सबसे पहले की बनेगी बेटा गैमेट। इस स्टेज को क्या नाम देते हैं? गैमेटोसाइट स्टेज नाम देते हैं बेटा। यहां पे मीरोजॉइट दूसरी आरबीसी में जाके क्या स्टार्ट कराएगी? सेक्सुअल स्टेज, यानी कि गैमेटोसाइट स्टेज आएगी। और जब गैमेटोसाइट स्टेज आएगी तो यहां से हमारी आरबीसी में क्या बनेंगे बेटा? एक आरबीसी में बनेगा मेल गैमेट, और दूसरी आरबीसी में क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। एक आरबीसी में क्या बनेगा बेटा? मेल गैमेट बनेगी, और दूसरी आरबीसी में क्या बनेगी? फीमेल गैमेट बनेगी। क्लियर है? और ये मेल और फीमेल गैमेट बेसिकली प्रेजेंट कहां है? हमारे आरबीसी में। कहां प्रेजेंट है? आरबीसी में। तो क्या ये भी तो अपन कह सकते हैं कि सर ये पूरी की पूरी जो गैमेटोसाइट स्टेज आई है, ये गैमेटोसाइट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। गैमेटोसाइट कहां प्रेजेंट है? हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो जैसे ही बेटा गैमेटोसाइट हमारे ब्लड में आया, अब आ जाओ दोबारा बेटा इंसान को मच्छर से कटवाते हैं। चल भाई काट ले इसको अब। चलो दोबारा एक चीज बताओ, जब मॉस्किटो आपको बाइट करेगा तो उसकी बॉडी में क्या पहुंचेगा? गैमेटोसाइट पहुंचेंगे बेटा। ये लो, ये अपने मच्छर ने दोबारा काटा, राइट? तो ये मॉस्किटो क्या करेगा बेटा? सक करेगा गैमेटोसाइट को, सक ब्लड विथ गैमेटोसाइट, या गैमेट के साथ लेके जाएगा। बोलो, उसकी बॉडी में क्या चला गया? मॉस्किटो के गट में गैमेटोसाइट चला गया। अब गैमेटोसाइट जब इसकी बॉडी में पहुंचेगी तो यहीं पे क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन कहां होगा? मॉस्किटो के गट में होगा। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहां होगा? मॉस्किटो के गट में होगा। अब मॉस्किटो के गट में जब फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा तो एक चीज बताओ, यहां पे आगे चल के क्या बनेगा? नया स्पोरोजॉइट बनेगा। और जब नया स्पोरोजॉइट बनेगा वो मॉस्किटो के बेटा गट में ही बनेगा। याद रखना, बनेगा कहां? गट में बनेगा। और जब गट में बन गया तो कुछ समय के बाद ये माइग्रेट करके कहां चला जाएगा? मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में चला जाएगा। और अगर मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच गया तो मॉस्किटो जैसे ही आपको बाइट करेगी, आपकी बॉडी में क्या आ जाएगा? स्पोरोजॉइट आ जाएगा। क्लियर हुआ ये लाइफ साइकिल? आ जाओ अब आप ध्यान से देखना, पूरा का पूरा एसेक्सुअल स्टेज कहां कंप्लीट हुई है बेटा? ह्यूमन में कंप्लीट हुई है। ये एसेक्सुअल स्टेज किसके अंदर कंप्लीट हुई है बेटा? ह्यूमन में कंप्लीट हुई। तो पहला अपना होस्ट कौन है? ह्यूमन है। लेकिन याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हुआ बेटा? मॉस्किटो में हुआ है।
तो मॉस्किटो क्या हुआ बेटा, हमारा सेकेंड होस्ट हुआ। कितने होस्ट चाहिए इसको लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए आपने इसको क्या नाम दिया, डाइजेनेटिक पैरासाइट नाम दिया। क्लियर। सबसे पहले मॉस्किटो ने अपने को बाइट किया, जैसे ही मॉस्किटो ने अपने को बाइट किया, अपने ब्लड में क्या इंट्रोड्यूस करवाएगा, स्पोरोजोइट। वो स्पोरोजोइट विद इन हाफ एन आवर ब्लड से होते हुए कहां पहुंचेंगे, हमारे लीवर में पहुंचेंगे। लीवर में पहुंच के इनकी मुलाकात होगी हिपैटोसाइट सेल से, और हिपैटोसाइट सेल में आ गए तो यहां क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहां पे स्पोरोजोइट का नंबर बढ़ेगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगी बेटा, नंबर बढ़ते बढ़ते हमारी हिपैटोसाइट सेल क्या कर जाएगी, बस्ट कर जाएगी या रप्चर कर जाएगी। इसके बस्ट करते ही यहां से क्या रिलीज होंगे बेटा, स्पोरोजोइट रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे, स्पोरोजोइट रिलीज होंगे। क्लियर। और ये स्पोरोजोइट कुछ कहां चले जाएंगे, दूसरे हिपैटोसाइट सेल में क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और कहां चले जाएंगे, कुछ हमारे आरबीसी में चले जाएंगे। आरबीसी में भी पहुंच के क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो यहां पे दो केमिकल बनेंगे बेटा, एक बनेगा हीमोजॉइन और मीरोजॉइट। तो जैसे ये बनते बनते अपनी आरबीसी बस्ट करेगी, अपने ब्लड में दो केमिकल रिलीज होंगे, हीमोजॉइन और मीरोजॉइट। हीमोजॉइन की वजह से आपको क्या आएगा बेटा, हाई फीवर विथ चिल्स आएगा। हर 3 से 4 दिन में रिपीट होता रहेगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा, हाई फीवर विथ चिल्स किसके वजह से आता है बेटा, हीमोजॉइन कहां रिलीज होती है, हमारे ब्लड में, राइट। और दूसरी चीज, हीमोजॉइन और मीरोजॉइट बने, हीमोजॉइन ने अपने को फीवर करवाया, मीरोजॉइट कहां चली गई, दूसरी आरबीसी में चली गई। अब जब दूसरी आरबीसी में मीरोजॉइट गई तो वहां से क्या स्टेट करवाया, सेक्सुअल स्टेज आई, जहां से गैमेटोसाइट बनना शुरू हुई। और ये गैमेटोसाइट में दो गैमेट बने, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बने। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन गए तो एक चीज बताओ बेटा, ये गैमेटोसाइट स्टेज हमारे ब्लड में है। अगर ब्लड में हमारे गैमेटोसाइट स्टेज है तो एक चीज बताओ बेटा, जैसे ही अब अपने को दोबारा मॉस्किटो बाइट करेगा तो ब्लड को सक करेगा, तो हमारे ब्लड के साथ उसकी बॉडी में क्या चला जाएगा, गैमेटोसाइट चले जाएंगे। तो गैमेटोसाइट मॉस्किटो के गट में गया, वहां पे क्या होगा, गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजोइट अकर्स इन, मॉस्किटो के गट में होगा, मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में होगा, ह्यूमन में होगा, किस में होगा, मॉस्किटो के गट में होगा। याद रखना, स्पोरोजोइट पूरी की पूरी डेवलपमेंट कहां कंप्लीट करेगी, मॉस्किटो के गट में। अब मॉस्किटो के गट में स्पोरोजोइट कंप्लीट बन चुकी है। ये मॉस्किटो में जब स्पोरोजोइट मैच्योर हो जाएगी तो वो गट से माइग्रेट करके कहां चली जाएगी बेटा, सैलिवरी ग्लैंड में चली जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि जब इन्फेक्टिव स्टेज अपनी स्पोरोजोइट आपको इन्फेक्ट करेगी तो वो सैलिवरी ग्लैंड से आएगी या मॉस्किटो के गट से आएगी, सैलिवरी ग्लैंड से आएगी। तो जैसे ही मॉस्किटो आपको बाइट करेगा, उसकी सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगी बेटा, यहां पे स्पोरोजोइट। बस दोबारा फिर से वही कहानी चलने लगेगी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट स्टार्ट हुई है, या मॉस्किटो की जो सेक्सुअल स्टेज आई प्लाज्मोडियम की, वो स्टार्ट कहां हुई। याद रखना, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन कंप्लीट कहां होगा, मॉस्किटो के गट में होगा। स्पोरोजोइट बनेंगे कहां, मॉस्किटो के गट में बनेंगे। क्लियर। और अपने को इन्फेक्ट करने के लिए वो कहां आके रुक जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड में रुक जाएंगे। क्लियर है ये पूरा डाउट। चलो देखो, मच्छर ने आपको जब काटा तो आपकी ब्लड में हमेशा याद रखना क्या रिलीज करेगा, स्पोरोजोइट। लेकिन जिंदगी में आप सक्सेस इनसे सीखिए, इनको भी पता है आपके कांटेक्ट में जाएंगे मारे जाएंगे, फिर भी आ जाते हैं खून चूसने के लिए। सही बात है कि नहीं, लेकिन मच्छरों को मारना नहीं चाहिए कभी, है। इसलिए देखो, एक तुमको एक शायरी सुनाते हैं। मच्छरों ने हमें काटा, ये उनका जुनून था। उनके काटने के बाद हमने खुजाया, ये हमारा सुकून था। भाई, मच्छरों ने हमें काटा, ये उनका जुनून था। उनको काटने के बाद हमने खुजाया, ये हमारा सुकून था। हम चाहते तो मार भी सकते थे इन मच्छरों को, हम चाहते तो मार भी सकते थे इन मच्छरों को, लेकिन क्या करें, इनके रगों में भी हमारा ही खून था।
भाई एक चीज बताओ, जिसके पूरे रग रग में हमारा ही खून दौड़ रहा है, इसका मतलब वो हमारा ही तो वंशज है। बोलो। भाई उसने आपको काटा तो उसके शरीर में आपका खून है। और याद रखना, जिसके खून आप जिसका आपका खून अगर किसी और के बॉडी में है, आगे आप खुद समझदार हो, वो आप ही की जनरेशन है, इसलिए उसको मारना नहीं चाहिए। क्लियर? आ जाओ। नेक्स्ट एक और आती है बेटा, प्रोटोजोवन डिजीज, और वो है अमीबिक डिसेंट्री। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? बस ये आखिरी हमारी प्रोटोजोवन डिजीज है रे, उसके बाद तो कोई प्रोटोजोवन डिजीज है ही नहीं। प्रोटोजोवन तो कंप्लीट करके जाओ। चल भाई, अमीबिक डिसेंट्री के पैथोजन की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। चलो, जब देखो एक हमने पढ़ा था अभी साइजेला डिसेंट्री, तो साइजेला डिसेंट्री जो थी बेटा, वो बैक्टीरिया के वजह से हुई थी। और जो अमीबिक डिसेंट्री होती है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? अमीबियासिस नाम देते हैं बेटा। और ये अमीबियासिस किसके वजह से होगी बेटा? प्रोटोजोआ के वजह से होगी। तो यहां पे जो अमीबिक डिसेंट्री जो होगी बेटा, कौन से पैथोजन की वजह से होगी? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके बारे में तो आप पढ़ के आए होंगे, राइट? पैथोजन क्या होगा हमारा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ना, ये क्या होता है बेटा? हमारा इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। ये क्या होता है अपना? इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। अब एक चीज बताओ, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? बोलो। है? देखो, जब अपन बेटा इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं ना, तो जो हमारे घरों में हाउस फ्लाई होती है, ये क्या होती है बेटा? मैकेनिकल कैरियर होती है। ये क्या होती है हमारी? मैकेनिकल कैरियर, जो कि क्या करती है बेटा? ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फेसेस टू फूड एंड वाटर। तो आपका फूड और वाटर कैसा हो जाएगा बेटा? कॉन्टामिनेट हो जाएगा। आ जाओ। देखो, ये क्या होते हैं? हमारी इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। जब भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का नंबर अपनी बॉडी में बढ़ जाता है, तो इसके एग रिलीज होते हैं अपने फीकल मैटर के साथ। अब क्या होती है, आप कभी मक्खियों को देखो बेटा, जो हाउस फ्लाई होती हैं, वो कहीं भी बैठ जाती हैं, है ना? कहीं फीकल मैटर नया नया अभी रखा हुआ है, उसी पे जाके बैठ जाएंगी। या वहां से आके बेटा, वहां से निकली, पता चला आप खाना खा रहे हो, आपके फूड पे आके बैठ गई, है ना? तो आप हमेशा नोटिस कीजिए कि आपके फूड पे अगर हाउस फ्लाई बैठी हुई है, तो याद रखना वो आपका फूड अब बेटा नॉर्मल नहीं, कॉन्टामिनेटेड हो चुका है। ऐसे खाने को खाना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कॉफी पी रहे हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है, उसमें मक्खी गिर गई, अच्छा इसने कुछ तो कॉफी पिया होगा, उसके बाद थूकते हैं, भाई तूने हमारा कॉफी पिया था, उसके चूस के तब फेंकते हैं उसको। ऐसी क्या कर रहे हो, डेली करते होगी सुबह शाम, है ना? और या तो कॉफी पी रहे हैं, मक्खी गिर गई, उठा के फेंक देंगे, पी लेंगे आगे। ऐसा कभी मत किया करो, ठीक है? उसको फेंक दो, कोई बात नहीं, बर्बाद हुआ है, हेल्थ बची रहेगी, ठीक है? क्योंकि हाउस फ्लाई जो मैकेनिकल कैरियर होती है ना, हर जगह फीकल मैटर से आके फूड और वाटर पे बैठ जाती है, इसकी वजह से आपका फूड और वाटर क्या हो जाता है? कॉन्टामिनेटेड। तो बेसिकली जो आपकी अमीबिक डिसेंट्री हुई, किसके वजह से हुई? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। साइजेला डिसेंट्री याद करो बेटा, डिसेंट्री वो भी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हुई थी। क्लियर? लेकिन वो बैक्टीरियल डिजीज थी। यहां पे क्या होगा बेटा? नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? बोलो। सबसे पहले एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। चल बेटा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और एब्डोमिनल पेन के साथ साथ यहां पे क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं बेटा। आपको ऐसा लगेगा, देखो ये क्या करते हैं, हमारी इंटेस्टाइन को परफोरेट करते हैं, जिसके वजह से क्या होगा बेटा? अपने को क्रैम्प महसूस, ऐसा लगेगा पूरी इंटेस्टाइन अपनी घूम रही है, इसी को नाम है बेटा क्रैम्प्स। क्लियर? और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा बेटा? स्टूल विथ एक्सेस
म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको पूरा बताया था कि जैसे ही बेटा ये पैथोजन आएंगे, चाहे साइजेला डिसेंट्री आए या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आए, ये सीधा हमारी क्या करवाएंगी, इंटेस्टाइनल परफोरेशन करवाएंगी, जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा, हमारी जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होती है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होती हैं, तो ये ज्यादा डैमेज करने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, हमारी म्यूकोसल सेल इसको किल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से म्यूकस भी मिलेगा स्टूल में और ब्लड के क्लॉट भी देखने को मिलेंगे। क्लियर। और अगर ऐसा हो गया तो अपने को प्रोफाइलैक्सिस क्या करनी पड़ेगी बेटा, पहले से बचे रहो, ऐसी बीमारी होनी नहीं चाहिए। क्या लोगे बेटा प्रोफाइलैक्सिस में, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए, खाने को साफ सफाई बनाए रखिए, कभी जिंदगी में ये बीमारी नहीं होगी। और हो गया तो ट्रीटमेंट भी तो करवाओगे, तो ट्रीटमेंट अपन क्या करवाएंगे बेटा, एक आती है हमारी एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स। और ये जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स होती है बेटा, उसको अपन नाम देते हैं मेट्रोनिडाजोल। इसको खाइए और काम पे जाइए, है ना। मेट्रोनिडाजोल लोगे और साथ ही साथ क्या लोगे बेटा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्योंकि यहां पे जब बेटा फीकल मैटर निकलेगा अपनी बॉडी से ना, इंसान थकेला थकेला सा हो जाता है। क्लियर। इसलिए आपको ओआरएस भी लेना पड़ेगा और साथ ही साथ एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स भी लेना पड़ेगा। क्लियर। ये अपनी बेटा प्रोटोजोवन डिजीज तक की कहानी फिनिश हो चुकी है।